जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगा कर देखें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास मोटिवेशनल लाइन्स के साथ। आज की मोटिवेशनल लाइन्स हैं, हारना सबसे बुरी विफलता नहीं है, हारना सबसे बुरी विफलता नहीं है, कोशिश न करना ही सबसे बड़ी विफलता है। तो दोस्तों, कोशिश करना कभी ना छोड़ें, एक दिन आपको लक्ष्य आपका जरूर मिलेगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है, भारत की किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया है? आपके ऑप्शंस हैं, ए हिमा दास, बी दुती चंद, सी रमेश सिंधु और डी सुधा सेन। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत की हिमा दास को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया है। दोस्तों, हिमा दास असम के नौगांव जिले के धिंग गांव की रहने वाली हैं। हिमा एक साधारण किसान परिवार से आती हैं। उन्होंने आईएएएफ विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप में 51.46 सेकंड में यह उपलब्धि अपने नाम की थी। हिमा दास ने साल 2019 में 5 स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। दोस्तों, अगर हिमा दास की तरफ और नजर डालें तो हिमा दास का एक उपनाम है, इन्हें ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, याद रखें, इनके गाँव के नाम ढिंग से इन्हें ढिंग एक्सप्रेस बोला जाता है। इन्होंने आईएएएफ वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं ये। और तथा इन्होंने जुलाई 2019 में हिमा ने 20 दिन में लगातार 6 गोल्ड मेडल जीते थे, जो कि यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने यूएसए को दक्षिण चीन सागर में पार्सल द्वीप समूह के पास उसके एक युद्धपोत की मौजूदगी पर चेतावनी दी है? आपके ऑप्शंस हैं, ए रूस, बी जापान, सी चीन और डी भारत। तो दोस्तों, आपको बता दें, हाल ही में चीन ने यूएसए के दक्षिण चीन सागर में पार्सल द्वीप समूह के पास उसके एक युद्धपोत की मौजूदगी पर चेतावनी दी है। तो चीन ने यूएसए को चेतावनी दी है। दोस्तों, अमेरिकी युद्धपोत ने उसकी जल सीमा में बिना अनुमति के प्रवेश किया है। अतः चीन ने अमेरिका पर अपने संप्रभुता के गंभीर उल्लंघन और क्षेत्रीय शांति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। दोस्तों, नजर डालेंगे अगर चीन की तरफ, तो यह एशिया महाद्वीप का में स्थित एक देश है। दोस्तों, आपको बता दें कि जनसंख्या की दृष्टि से चीन विश्व का सबसे बड़ा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। और दोस्तों, इससे बड़े क्षेत्रफल में रूस, कनाडा और यूएसए हैं। चौथा नंबर चीन का आता है। चीन की राजधानी बीजिंग है। यहाँ की मुद्रा रैन मिनवी या युआन भी बोलते हैं। यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यह विश्व में सर्वाधिक देशों से सीमा साझा करने वाला देश है और यह टोटल 14 देशों से सीमा साझा करता है। दोस्तों, यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तथा यह विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक तथा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। दोस्तों, यहाँ पर एक मरुस्थल है, तकलामाकन का मरुस्थल, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है और परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप याद रखें कि तकलामाकन का मरुस्थल चीन में स्थित है। और दोस्तों, आपको बता दें कि चीन विश्व में गेहूं, चावल, कपास, चाय, तंबाकू, लोहा, मूंगफली और सोना का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो दोस्तों, आप याद रखें कि यह टोटल 8 चीज़ों का अग्रणी उत्पादक है, गेहूं, चावल, कपास, चाय, तंबाकू, लोहा, मूंगफली और सोना का। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया? आपके ऑप्शन है, ए 9 फरवरी, बी 10 फरवरी, सी 11 फरवरी और डी 12 फरवरी। तो दोस्तों, आपको बता दें, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 11 फरवरी को मनाया गया। यह दिन विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्रों में महिलाओं और बालिकाओं की समान सहभागिता और भागीदारी सुनिश्चित करने और इन क्षेत्रों में कार्य कर रही महिलाओं और बालिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार 2016 में विश्व स्तर पर मनाया गया था। तो दोस्तों, याद रखें कि यह अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस का 5वां संस्करण था और इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई वर्ल्ड वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड किस एयरपोर्ट ने जीता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए बेंगलुरु एयरपोर्ट, बी मुंबई एयरपोर्ट, सी दिल्ली एयरपोर्ट और डी कोलकाता एयरपोर्ट। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में एशियाई वर्ल्ड वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड बेंगलुरु एयरपोर्ट ने जीता है। वॉइस ऑफ द कस्टमर उन हवाई अड्डों को मान्यता देता है जो अपने ग्राहकों को प्राथमिकता देते रहे और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध रहे कि उनकी आवाज़ को साल 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान सुना जाए। BIAL के बी आर हेयर फॉर यू के तहत 2020 में कोविड-19 के प्रकोप के बाद संदेश को फैलाने और यात्रियों के विश्वास के पुनर्निर्माण
के लिए विभिन्न अभियान चलाए गए हैं। दोस्तों BIAL मतलब बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। दोस्तों अगर इसकी तरफ बेंगलुरु एयरपोर्ट की तरफ नज़र डालें तो इसको केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट भी बोला जाता है। इसकी स्थापना 24 मई 2008 को हुई थी, मतलब 24 मई 2008 को यह खोला गया था और यह केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह कर्नाटक का, अगर इसकी एक खास बात देखें तो यह कर्नाटक का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा वाला हवाई अड्डा है और कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में 2000 करोड़ रुपए कीमत की 4 सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने की घोषणा किसने की है? आपके ऑप्शंस हैं ए अंबानी ग्रुप, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी अदानी ग्रुप और डी टाटा ग्रुप। तो दोस्तों आपको बता दें, हाल ही में 20,000 करोड़ रुपए कीमत की 4 सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक ने की है। केंद्रीय बैंक इसे अपना मार्केट ऑपरेशन के तहत खरीदेगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन RBI द्वारा बाजार से और को सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद और बिक्री है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का संचालन अर्थव्यवस्था में रुपए की तरलता की स्थिति को समायोजित करने के उद्देश्य से किया जाता है। दोस्तों नज़र डालेंगे RBI की तरफ, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके पहले गवर्नर CD देशमुख थे तथा वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। दोस्तों याद रखें, प्रथम या वर्तमान पूछे जाते हैं तो प्रथम थे देशमुख, CD देशमुख तथा वर्तमान शक्तिकांत दास हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं ए रॉबर्ट आइंस्टाइन, बी हेनरी जॉन्स, सी पीटर ब्लूमबर्ग और डी रॉबर्ट इरविन। तो दोस्तों आपको बता दें, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार रॉबर्ट इरविन ने जीता है। रॉबर्ट ने बुश फायर नामक इमेज के लिए पुरस्कार जीता है, जो कि 2020 में विनाशकारी ऑस्ट्रेलियाई बुश फायर की तस्वीर है, जिसे उन्होंने कैप यॉर्क क्वींसलैंड में स्टीव इरविन वाइल्ड लाइफ रिजर्व के पास ड्रोन का इस्तेमाल करके ली थी। द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर दुनिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी प्रतियोगिता है, जो प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय द्वारा आयोजित की जाती है। दोस्तों याद रखें, यह प्रतियोगिता प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय द्वारा आयोजित की जाती है। तो यह तथ्य महत्वपूर्ण है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखें। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए कमला हैरिस, बी शी जिनपिंग, सी नरेंद्र मोदी और डी व्लादिमीर पुतिन। तो दोस्तों आपको बता दें, हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया है। शिखर सम्मेलन का विषय इस साल का अगर देखें तो हमारे सामान्य भविष्य को पुनर्भाषित करना, सभी के लिए संरक्षित और सुरक्षित वातावरण, रीडिफाइनिंग अवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल, यह 2021 का शिखर सम्मेलन का विषय था। दोस्तों 2021 WSD शिखर सम्मेलन द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित प्रमुख कार्यक्रम का 20वां संस्करण है। तो यह कौन सा 2021 में इसका 20वां संस्करण था। और आपको बता दें कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय शिखर सम्मेलन के प्रमुख भागीदार हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य शहरी स्थानीय निकाय सुधार पूरे करने वाला देश का छठा राज्य बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी गोवा और डी राजस्थान। तो दोस्तों आपको बता दें, गोवा राज्य शहरी स्थानीय निकाय सुधार पूरे करने वाला देश का छठा राज्य बन गया है। इस सुधार के साथ ही गोवा खुली बाजार उधारी के माध्यम से 223 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने का हकदार हो गया है। ULB सुधार पूरा करने वाले 5 अन्य राज्य देखें दोस्तों गोवा के पहले तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान और तेलंगाना। इसके बाद छठवां राज्य गोवा है। दोस्तों नजर डालेंगे गोवा की तरफ, तो गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा तथा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे छोटा राज्य है। दोस्तों गोवा की राजधानी पणजी है, जो कि मांडवी नदी के तट पर स्थित है। गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को राज्य के तौर पर हुई थी। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तथा यहाँ के वर्तमान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। दोस्तों गोवा में उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय का
कार्य क्षेत्र आता है। अगर गोवा की सीमा देखें तो कर्नाटक और महाराष्ट्र से इसकी सीमा तथा अरब सागर से तटीय सीमा लगती है। दोस्तों गोवा में स्टेडियम देखें तो तिलक मैदान स्टेडियम यहाँ का प्रमुख है। अगर यहाँ के नेशनल पार्क देखें तो बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य, मोल्यम वन्यजीव अभ्यारण्य, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। और दोस्तों एक बार फिर से रिपीट करूंगा, बार बार करता रहता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो, कि सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में तथा सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। दोस्तों कोटीगांव वन्यजीव अभ्यारण्य, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य भी गोवा में ही स्थित है। तो जिनमें से आप बोंडला, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य तथा सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य पर स्टार मार्क कर लें। यह तीनों परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर गोवा के हम लोक नृत्य देखें तो कुनबी, मांडी, जागौर, खोल और टकनी यहाँ के 5 प्रमुख लोक नृत्य हैं। और दोस्तों आपको बता दें, हाल ही में गोवा में 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ था। यहाँ यशस्विनी योजना की शुरुआत स्मृति ईरानी द्वारा की गई थी। तो दोस्तों याद रखें, यशस्विनी योजना का संबंध गोवा राज्य से है, जिसकी शुरुआत हमारी स्मृति ईरानी जी ने की थी। दोस्तों आपको बता दें कि मांडवी नदी के तट पर भारत का पहला फ्लोटिंग जेटी स्थापित किया गया। तो आप यह भी याद रखें कि यह गोवा में ही स्थापित किया गया। और किस नदी के तट पर? मांडवी नदी के तट पर भारत का पहला फ्लोटिंग जेटी स्थापित किया गया। दोस्तों आपको बता दें, कोविड-19 के लिए स्वमूल्यांकन उपकरण लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य गोवा था। तो यह भी याद रखें आप। और मांडवी नदी पर गोवा और कर्नाटक की सीमा पर दूध सागर जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 310 मीटर है। तो दोस्तों याद रखें, दूध सागर जलप्रपात की ऊंचाई 310 मीटर है, जो गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है और साथ ही यह मांडवी नदी पर स्थित है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना और किस आईआईटी संस्थान के बीच पानी के नीचे काम करने वाली नौसैनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? आपके ऑप्शन है: ए आईआईटी चेन्नई, बी आईआईटी पुणे, सी आईआईटी गुजरात और डी आईआईटी दिल्ली। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय नौसेना और आईआईटी दिल्ली के बीच पानी के नीचे काम करने वाली नौसैनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। 1970 के दशक से बने और तभी से आईआईटी दिल्ली में केयर द्वारा पानी की सतह के भीतर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में नौसेना के लिए प्रमुख प्रौद्योगिकियों का विकास किया गया है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का उसके पहले आपको बता दें तो आईआईटी दिल्ली के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो आईआईटी दिल्ली की स्थापना 1961 को हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला जी हैं। इसके वर्तमान सभापति डॉक्टर विजय वारकर हैं तथा इसके वर्तमान निदेशक प्रोफेसर आर.के. शेवगाओंकर तथा प्रोफेसर भी रामगोपाल राव हैं। तो आप यह याद रखें दोस्तों कि यहाँ के सभापति डॉक्टर विजय भास्कर, निदेशक प्रोफेसर आर.के. शेवगाओंकर और तथा आर.बी. रामगोपाल राव हैं। और यहाँ के वर्तमान अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला हैं, जिसकी दिल्ली आईआईटी की स्थापना 1961 में हुई थी। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, ऑस्कर 2021 के लिए लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में भारत की किस फिल्म को शॉर्ट लिस्ट किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं: ए बिट्टू, बी जल्लीकट्टू, सी AK वर्सेस AK और डी चोकद। तो दोस्तों आपको बता दें कि ऑस्कर 2021 के लिए लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में भारत की बिट्टू फिल्म को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। फिल्म बिट्टू ने टॉप 10 में जगह बनाई है। बिट्टू एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें 2 लड़कियों के बीच दोस्ती को दिखाया गया है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य के गन्नीपुर के केंद्रीय विद्यालय की छात्रा जानवी हर्ष को उत्कृष्ट वैज्ञानिक सोच के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं: ए केरल, बी बिहार, सी महाराष्ट्र और डी गुजरात। तो दोस्तों आपको बता दें, भारत के बिहार के गनीपुर के केंद्रीय विद्यालय की छात्रा जानवी हर्ष को उत्कृष्ट वैज्ञानिक सोच के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चुना गया है। जानवी हर्ष ने द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वाटर क्राइसिस पर प्रोजेक्ट तैयार कर DST को भेजा था। प्रोजेक्ट का मूल्यांकन एक्सपर्ट के द्वारा करने के बाद चयन हुआ। दोस्तों साथ ही आपको बता दें कि जानवी हर्ष को पारितोषिक के रूप में 10,000 रुपये केंद्र सरकार से प्राप्त हुए हैं। और अब देखते हैं दोस्तों बिहार की तरफ। तो हम जैसे यह नक्शे में देख सकते हैं, पूर्वी हिस्से में बिहार स्थित है और बिहार की राजधानी पटना है, जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। बिहार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, उड़ीसा प्रांत से हटकर। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा वर्तमान राज्यपाल श्री फागू चौहान जी है। दोस्तों अगर बिहार की सीमा देखें तो झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से इसकी राजकीय सीमा तथा नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है। और आपको बता दें दोस्तों, यह भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत में सबसे कम साक्षरता दर बिहार राज्य में है। इसके बाद अगर बिहार के हम राष्ट्रीय उद्यान देखें दोस्तों, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, राजगीर अभ्यारण्य, भीमबांध अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, उदयपुर अभ्यारण्य, कैमूर अभ्यारण्य और
कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख है, जिनमें से आप वाल्मीकि, भीम बांध, गौतम बुद्ध, उदयपुर पर स्टार मार्क कर लें। यह 4 बात महत्वपूर्ण है। अगर बिहार के पर्यटक स्थल देखें दोस्तों, तो बिहार में गोलघर, शेरशाह सूरी का किला, जालान का किला, बोध गया और नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। अगर बिहार के प्रमुख लोक नृत्य देखें तो बैगा, जदूर, जाया, झीका, सोहराई, पावरिया, क्षमा चेकव और डोगा यहाँ के प्रमुख 8 हैं, जिनमें से आप बैगा, जदूर, झीका, सोहराई और डोगा को बहुत अच्छे से याद रखें, यह पूछे जाते हैं। दोस्तों बिहार में गंगा के किनारे 3 प्रमुख शहर बसे हुए हैं, जिनमें से एक आपको मैंने पटना बता दिया, 2 और हैं भागलपुर और हाजीपुर। तो यह भी याद रखें क्योंकि गंगा के किनारे बसे शहरों का या फिर यह शहर किस नदी के किनारे बसा है, ऐसे करके प्रश्न आ जाता है। आपको बता दें दोस्तों, भारत का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र पटना में स्थापित किया गया और कोसी नदी को बिहार का शुक कहा जाता है। तो यह 2 पॉइंट आप बिहार से बहुत अच्छे से याद रखें कि भारत का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो पटना में, और बिहार का शुक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के मखाने को जीआई टैग मिला हुआ है तथा यहाँ की मधुबनी पेंटिंग विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यह भी याद रखें कि मधुबनी पेंटिंग का संबंध बिहार राज्य से है। और आपको एक और महत्वपूर्ण तथ्य बता दें कि भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी बिहार के मुजफ्फरपुर से ही है। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न, और आज का आखिरी प्रश्न है, इनमें से किस विभाग के अंतर्गत कार्यरत संगठन टाइफेक ने हाल ही में नई दिल्ली में अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया है? आपके ऑप्शन हैं ए योजना आयोग, बी नीति विभाग, सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और डी रक्षा विभाग। तो दोस्तों आपको बता दें, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत संगठन टाइफेक ने हाल ही में नई दिल्ली में अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया है। टाइफेक का पूरा नाम प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन संगठन है। इसकी स्थापना दिवस का अगर थीम देखें दोस्तों, तो वर्तमान में 2021 की इसकी थीम आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रौद्योगिकी, नवाचार और अर्थव्यवस्था भी थी। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारी टीम से फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा जुड़ सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप SLH अकेडमी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर इसकी आपको PDF मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।